थे आपके चौहान राजवंश। और चौहानों के अंदर हम जिस चौहान के बारे में पढ़ रहे थे वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक तो इसका पूरा जीवन परिचय पढ़ लिया कि इनका जन्म 1166 के अंदर अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर है। इनकी जो मां है वही इनकी संरक्षिका बनी थी, जिसका नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कर्पूरी देवी। उसके अलावा इनके जो सेनापति थे वो थे भुवनमल। हालांकि तराइन के जब युद्ध की हम बात करेंगे तो सेनापति दूसरा बन जाएगा, वो भी हम सारी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने ये चर्चा की कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में 3 अभियान कौन कौन से थे? तो एक तो आपके याद रखिएगा, गुड़गांव का युद्ध किया था हमने। एक हमने भंडानक जो जाति है उसका दमन किया था। और एक परमर्दी देव चंदेल से कौन सा युद्ध किया था? मोहबा का युद्ध। इसका मतलब, अभियान का मतलब यह है कि इन तीनों ही जगह स्वयं पिसी नहीं गया था, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा? अभियान। भेजा गया था किन्हीं को। जैसे यहां पर इन्होंने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री को भेजा, यहां पर सैनिकों को भेजा और यहां पर एक सैनिक टुकड़ी भेजकर दमन करवाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष। कल ऐसा कुछ लिखा था कि 3 अभियान होंगे, 2 संघर्ष होंगे, 2 युद्ध होंगे, बताया था ऐसा? तो लिखिए पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो संघर्ष है वो है आपके 2 के साथ। कौन कौन सा? आप देखिए बोर्ड पर एक बार। 2 संघर्ष है, दोनों एक साथ ही लिखा देता हूं। एक जो संघर्ष है वो तो कहलाया आपके चौहान चालुक्य संघर्ष। एक जो संघर्ष है वो है आपके चौहान गहड़वालों का संघर्ष। देखिए चौहानों के अंदर तो जो राजा है वो कौन है? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज राजा जो है वो कहां का है? अजमेर का। चालुक्यों में जो शासक है वो है भीम सेकंड। और ये कहां का चालुक्य है? गुजरात का। अब इन दोनों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ? तो इससे थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी हैं सोमेश्वर चौहान, देखिए ये अजमेर, यहां पर राजा था कौन? सोमेश्वर। ठीक है, ये गुजरात चालुक्य शासक भीम सेकंड। यहां पर यह स्थान है आबू। और माउंट आबू को लेकर तो हमने पढ़ा भी था कि एकीकरण के समय जाकर यह समस्या खत्म हुई थी कि माउंट आबू को आखिर में राजस्थान में मिलाया गया था। बाकी इस पर अधिकार तो हमेशा गुजरात वाले ही करना चाहते थे। हमने पढ़ा था कि सोमेश्वर चौहान के समय आबू
के जो शासक थे उनका नाम था जैत सिंह। क्या नाम था? कहते हैं भीम सेकंड ने जब इस जैत सिंह पर आक्रमण किया था तो यही सोमेश्वर किसकी सहायता के लिए आया था? जैत सिंह की सहायता के लिए आया और भीम सेकंड के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में सोमेश्वर का पुत्र यहां बैठ गया अजमेर के अंदर, पृथ्वीराज चौहान। तो वो अपने पिता के मौत का बदला तो लेगा ना, किससे? भीम सेकंड से। सोमेश्वर सहायता करने आया था किसकी? जैत सिंह की। जैत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था इंचनी देवी। कोई बंदा यदि किसी की सहायता करने के लिए आ रहा है, जैसे सोमेश्वर सहायता के लिए आया था जैत सिंह, तो इंचनी देवी ने जैत सिंह से पूछा था पापा ये कौन है? तो बोला वो सोमेश्वर है। अच्छा सोमेश्वर है, पता किया होगा इसके कोई बेटा बेटा है क्या? श्याम जी पता किया कि कोई बेटा कोई तैयारी व्यारी कर रहा है क्या सीटी की तैयारी? तो शुरू से ही कहते हैं कि इस इंचनी देवी की इच्छा हो गई किससे विवाह करने की? पृथ्वीराज चौहान से। और कहते हैं कि भीम सेकंड विवाह करना चाहता था किससे? इंचनी देवी से। लेकिन कहते हैं कि जब इंचनी देवी ने पृथ्वीराज चौहान से शादी की तब कहते हैं कि इस बात से नाराज हुआ कौन? भीम सेकंड। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को पता चला ऐसी बात का कि वो मुझ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण करने की योजना बनाई तो दोनों के मध्य संधि हो गई। एक तो वजह यह भी है इंचनी देवी की, लेकिन मेन वजह यह थी कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता है सोमेश्वर, वो जैत सिंह की सहायता के लिए आए थे और किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने किस पर अटैक किया था? और ये चालुक्य है, ये क्या है? यही इन दोनों के मध्य क्या कहलाया था? चौहान चालुक्य संघर्ष। एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन है? एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन पूछ रखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने निम्न में से गुजरात के किस शासक के समय आक्रमण किया या पराजित किया था? भीम सेकंड। या फिर पृथ्वीराज चौहान के समय गुजरात के चालुक्य शासक थे भीम सेकंड। केवल ये क्वेश्चन बनता, ठीक है। लेकिन इन दोनों में हम विवाद भी पढ़ेंगे। विवाद, इन दोनों में विवाद की वजह दो है। एक तो श्याम जी वजह तुम हो, एक तो वजह कौन सी है श्याम जी? एक तो वजह यह है कि मतलब भीम सेकंड के खिलाफ लड़ते हुए सोमेश्वर मारे गए। इस वजह से भी पृथ्वीराज चौहान जो है वो गुस्सा है भीम सेकंड से। और दूसरी जो वजह है वो तो बड़ी अच्छी वजह है जी, ये संघर्ष आज भी जारी है। आबू के जैत सिंह की पुत्री इंचनी देवी, और इंचनी देवी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ? बस इसी बात से नाराज हुआ था कौन? भीम सेकंड विवाह करना चाहता था, हुआ नहीं था, चाहता था। विवाह किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज के साथ, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आते हैं वर्तमान के संदर्भ में वो कल्चर और इकोनॉमी, तो ये विवाद था, ठीक है।
फिर उसके बाद में इन दोनों में सुलह भी हो गई, लेकिन दुश्मनी तो हो ही गई थी ना भीम सेकंड के साथ। अब एक बार आप थोड़ा सा इधर देखो, फिर आप लिखना आराम से। अब इधर ये थोड़ा चौहान और गेहड़वाल संघर्ष ये देखते हैं, ये क्या है। देखो चौहान में तो वही चौहान है पृथ्वीराज चौहान। गेहड़वाल कौन है, तो वो है जयचंद गेहड़वाल। भीम सेकंड गुजरात का था, जयचंद गेहड़वाल कन्नौज का शासक था। कन्नौज यूपी में है, कन्नौज का शासक। हालांकि ये दोनों आपस में क्या है, दोनों क्या रिश्ते में लगते हैं आपस में, सर भाई लगते हैं। कौन से भाई है, चचेरे मौसेरे मामेरे, कौन से भाई है, मौसेरे भाई है ये। पृथ्वीराज और जयचंद गेहड़वाल दोनों की जो मम्मी है वो आपस में सगी बहनें हैं। दोनों का ही जो ननिहाल है वो दिल्ली। अनंगपाल तोमर के भांजे हैं दोनों ही। अनंगपाल तोमर के केवल पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था, इसीलिए इन दोनों में अक्सर संघर्ष चला करता था दिल्ली की सत्ता को लेकर। जयचंद गेहड़वाल ये सोचता था कि नाना मुझे बुला लेंगे, लेकिन जयचंद गेहड़वाल को यह भी पता था कि मेरे जो नाना है वो अक्सर किसको बुलाते हैं, पृथ्वीराज को। तो इन दोनों में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि पृथ्वीराज और जयचंद जो गेहड़वाल है, इन दोनों में जो विवाद हुआ है उस विवाद की वजह क्या है, तो याद रखिएगा इन दोनों में जो विवाद है उस विवाद की नंबर फर्स्ट तो वजह यह है दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना, दोनों में ये। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए विवाद है वो ये है कि पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठा लिया। उठा जयचंद गेहड़वाल की पुत्री है जिसका नाम क्या है, संयोगिता। और इसी संयोगिता से प्रेम किया करता था कौन, पृथ्वीराज। कहते हैं कि जब जयचंद गेहड़वाल को पता चला तो जयचंद गेहड़वाल तो पहले ही से नाराज था दिल्ली की सत्ता को लेकर, और जब पता चला तो इन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर कर दिया। और कहते हैं कि जब ये जानकारी प्राप्त हुई किसे, पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान उस भरे स्वयंवर से किसको उठा लाया, संयोगिता। संयोगिता को जब लाया था ना वहां कन्नौज से यहां, तब अजमेर के पास में संयोगिता के पायल का एक घुंघरू गिर गया था, जिसे आप पढ़ते हैं ना घुघरा घाटी, आरपीसी का कार्यालय है वहां, वो घुघरा घाटी इसी संयोगिता के गिरे एक घुंघरू की वजह से है, ऐसा हम लोग कहते हैं। बाकी इतना कोई लोड नहीं लेना है, बट ये जरूर पूछा गया है राजस्थान में आरपीसी का कार्यालय कौन सी घाटी के पास है, घुंघरा घाटी के पास, पता है ना। आरपीसी मतलब क्या है, आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, कब स्थापना हुई इसकी। अरे ज्यादा लोड नहीं लेना, सिलो लिखो लिखो, आप लिखो आराम से लिखो लिखो। कृष्णा राठौड़, वो तो कंप्लीट हो गई है ना। इकोनॉमी की यदि हम बात करेंगे ना तो एक टॉपिक बाकी रहा है आपके, वो है परिवहन, ठीक है। और वो जो परिवहन टॉपिक है, उस परिवहन को अब सिंपल सी बात है, हम सड़कें पढ़ेंगे, हम ट्रेन पढ़ेंगे, और वो नवीनतम जिलों के तहत पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद में डाटा आएंगे तो वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो भी टॉपिक नया पढ़े।
बाकी उसके बाद में बात रही आर्थिक समीक्षा, तो वो नवीनतम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये लिखिए आप। लिख लिया? बस ये दो संघर्ष याद रखना है, चौहान चालुक्य और चौहान गहड़वाल। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना यही क्वेश्चन याद रखना है आपको। मेनली तो ये याद रखना है। देखो, ये राजस्थान, इस राजस्थान में ये अजमेर, अजमेर में बैठा है पीसी पृथ्वीराज चौहान। इस समय गुजरात का कौन है? याद रखना है भीम सेकंड। कन्नौज का कौन है? जयचंद गहड़वाल। इससे पहले मोहबा का कौन था? परमर्दी देव चंदेल। इन दोनों के मध्य मोहबा का युद्ध हुआ, इन दोनों में पुत्री को लेकर विवाद हुआ, इन दोनों में एक लड़की को लेकर विवाद हुआ। मतलब पृथ्वीराज ने अपने आसपास में सब जगह घोचा कर रखा है। गलत है ना? अब जिस बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके सामने पृथ्वीराज चौहान वर्सेस
मोहम्मद घोरी। लीजिए हेडिंग डालिए, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी। चौहान चालुक्यों, वो तो नागौर की संधि थी 1184 ईस्वी के अंदर, रोहित कुमार, ताकि जो चालुक्य है ना गुजरात वाले, वो मारवाड़ की तरफ नहीं आ सके, इसीलिए 1184 के अंदर संधि हुई थी वो। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, देखिए इन दोनों में क्या खास बात है। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको पूछे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य कुल कितने युद्ध हुए, तो आपको याद रखना है दो। कौन कौन से दो युद्ध हुए? एक तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बस बता सकते हैं टोटल कितने युद्ध हुए हैं तराइन के इतिहास में? पानीपत के कितने हुए? घुंघरू घाटी कौन से जिले? अजमेर में जी। जी। इतिहास में पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? और तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? पानीपत के तो कितने हुए हैं? 1526, 1556 और 1761। कितने हुए हैं? तीन ही पढ़ते हैं ना, पानीपत के तीन युद्ध, और तराइन के। अब तराइन के युद्ध केवल वही बता सकता है जिसने बीए बड़ी अच्छे से की है, वो भी हिस्ट्री से। बीए में यदि सब्जेक्ट रहा हिस्ट्री, वो बता सकता है कि तराइन के कितने युद्ध हुए हैं। तराइन के भी इतिहास में तीन युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध तो आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 के अंदर लड़ा गया था इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य। मोहम्मद घोरी है ना, इस घोरी के तीन गुलाम थे। मोहम्मद घोरी के कितने गुलाम थे? तीन। कौन कौन? एबक, याल्दोज और कुबाचा। घोरी के तीन गुलाम थे, एबक, याल्दोज और कुबाचा। एबक का एक और गुलाम था। घोरी का गुलाम एबक, एबक का गुलाम इल्तुतमिश। इसीलिए आप पढ़ते हैं इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। उस इल्तुतमिश ने जो कुबाचा से युद्ध किया था, वो कहलाया था तराइन का तीसरा युद्ध। ये केवल बीए जब आप करते हैं ना, तब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और बाकी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो पानीपत के भी तीन हो रखे हैं और तराइन के भी इतिहास में तीन। लेकिन यहां क्वेश्चन आए कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य कुल कितने युद्ध लड़े गए? दो। लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य कुल कितने युद्ध हुए? यह क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? दो। लेकिन जब पूछा जाए पृथ्वीराज रासो, अच्छा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई।
पढ़ते हैं? क्या नाम था वास्तविक चंद्रवर्दय का? पृथ्वीवत। मूवी भी देखते हैं? नहीं देखते? तो सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है ना, उसमें जो सोनू सूद है उसे ही बोलते हैं पृथ्वी। उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी। वही क्या है? चंद्रवर्दय। तो चंद्रवर्दय द्वारा जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कुल कितने युद्ध हुए हैं? 21। ग्रंथ के अनुसार पूछे तो 21 बार लड़े हैं आपस में। ऐसे पूछे जाए तो याद रखिएगा 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं। ठीक है, ये उतारो और फिर एक एक युद्ध की चर्चा करते हैं। उतारो। भीम सिंह सेकंड है, बिल्कुल भीम सिंह सेकंड है। नहीं नहीं, एग्जाम के अंदर 2 ही विशेष होते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट है। कुल युद्ध पूछे तो 2 है, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पूछे तो कुल युद्ध कितने हैं? 21 बार आपस में लड़े हैं ये। ठीक है। हाँ, रोहित कुमार एक इतिहासकार हैं, आपने नाम सुना होगा, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के अनुसार ये दोनों आपस में 7 बार लड़े हैं। इन दोनों के मध्य कितने युद्ध हुए हैं? 7। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये 2 बड़े खास हैं, याद रखिएगा। इसके जो लेखक हैं वो भी लिख लीजिएगा हमीर महाकाव्य के, वो है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, उतारिए। दीपक कुमार, वो मैंने अभी कहा था ना, मैंने कहा वो एक टॉपिक आपके परिवहन है, लेकिन वो नवीनतम डाटा के तहत पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। तो अलग अलग जो ग्रंथ है ना, वो अलग अलग बताते हैं कि इनके मध्य कुल इतने युद्ध हुए हैं। जैसे एक इतिहासकार है मेरुतुंग, उसकी एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, उसमें यह कहा गया है कि ये दोनों आपस में कितनी बार लड़े हैं? 23 बार। लिखो प्रबंध चिंतामणि, जिसके लेखक कौन है? इनके मध्य टोटल 23 युद्ध हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। हालांकि क्वेश्चन जो आया ना, ये दोनों तो पूछ रखे हैं कि कुल युद्ध कितने हुए, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये आपस में टोटल कितनी बार? 21 बार। लिख लिया? तो हेडिंग डाल लो इसमें सबसे पहले। करंट पढ़ाएंगे आपके एग्जाम से 2 महीने पहले। ठीक है। क्या है कि अभी कुछ और नया बन जाए,
लिख लिया? चलिए, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध। देखो, इस तराइन के युद्ध को मैं कितने ही डिटेल से पढ़ा दूं आपके एग्जाम के लिए, ट्यूशन केवल 3 आने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, और विजय कौन हुआ, लेकिन मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी। हाँ बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, सुबह आएंगी। तराइन का प्रथम युद्ध बोर्ड पर देखिए आप। सबसे पहली बात कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। तराइन कहां है, तराइन कहां है, करनाल में। करनाल कहां है, हरियाणा। करनाल हरियाणा में है, करनाल राजस्थान में है, तेजाजी की जन्मस्थली। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 के अंदर कहां लड़ा गया था, तो करनाल जिले के अंदर स्थान है तराइन। पानीपत स्वयं एक जिला है, तराइन क्या है, करनाल में एक स्थान। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये जिनके मध्य लड़ा गया वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और सामने है मोहम्मद गोरी। चलो ये ठीक बात है, इनके मध्य हुआ, ये हुआ। हमें वहां पहुंचना है कि हुआ ही क्यों, तो कब हुआ, कहां हुआ, किन के मध्य हुआ, 3 बातें। चौथी बात है क्यों हुआ, कारण क्या है। कारण तो अब अलग अलग बताते हैं। एक तो कारण यहां से हमें बताया जाता है कि जो जयचंद गेहड़वाल था, इस जयचंद गेहड़वाल ने गोरी को बुलाया था पृथ्वीराज के खिलाफ। यहां पर जयचंद गेहड़वाल के लिए 2 बातें थी। एक तो यह भी थी कि जयचंद गेहड़वाल दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना चाहता है, और दूसरी बात यह भी की है कि इसकी पुत्री को उठाकर लेकर गया। आपको पता होगा जब सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी आई थी ना, अभी रिलीज हुई थी, जिसके अंदर जयचंद गेहड़वाल को एक मतलब विलन के रूप में दर्शाया गया था उस मूवी में। जबकि आपको बता दें आज भी कन्नौज के अंदर जयचंद गेहड़वाल की मूर्ति लगी हुई है। विवाद हो गया था, उन्होंने कहा आप विलन कैसे कह सकते हैं, किसी की बाप की लड़की को उठाकर कोई बंदा जाएगा तो वो बाप चुप रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। संयोगिता उठाकर लेकर गया, बाप चुप कैसे रहेगा। बाप जितनी बंदूकें हैं, जितने गोला बारूद है, जितनी तोपें हैं, सब लेकर चलेगा ना। मतलब मैं उस मूवी की बात, मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूं, आपको ऐसे जोश में नहीं आना है, मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूं, मैं उस मूवी की बात कर रहा हूं कि जब वो मूवी आई तो कन्नौज जैसे स्थानों के अंदर उस मूवी का विरोध हुआ कि आपने जयचंद गेहड़वाल को एक विलन कैसे दर्शा दिया, जबकि वहां पर मूर्तियां लगी हुई है वहां इसकी। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जयचंद जो नाम है आज संबोधित किया जाता है धोखा देने पर, कहते हैं कि जयचंद है। ये समझ लो आप। तो इस जयचंद गेहड़वाल ने किसको बुलाया, गौरी को। एक तो वजह ये मानी जाती है, लेकिन वजह यहां दूसरी है। कारण क्या है वो देखो, तराइन के प्रथम युद्ध की वजह क्या है। कारण यह है कि जो मोहम्मद गोरी है ना,
गोरी ने तबर हिंद पर अधिकार किया था। तबर हिंद पर अधिकार किया। वे काजी जियाउद्दीन को सौंप दिया। गोरी आया और गोरी ने आकर तबर हिंद पर अधिकार किया। वे काजी जियाउद्दीन को सौंपा। को सौंप दिया और स्वयं वापस जाने लगा। गोरी आया। अब तबर हिंद का मतलब तबर हिंद का मतलब यह वर्तमान में भटिंडा कहलाता है। एसएससी के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भटिंडा का प्राचीन नाम है तबर हिंद। तो भटिंडा पर अधिकार कर लिया किसने? गोरी ने। और गोरी ने भटिंडा किसे सौंपा? काजी जियाउद्दीन को। अब आप कहेंगे सर हम तो अजमेर के पृथ्वीराज पढ़ रहे हैं और ये भटिंडा पर अधिकार कर रहा है। भटिंडा पंजाब में, हमें कहा दिक्कत है? दिक्कत है, हमें तो नहीं है जी, लेकिन इसको दिक्कत है ना। इसको दिक्कत क्यों है? देखो, अजमेर में है पीसी, ये है दिल्ली, दिल्ली में इसी का नाना। और जब गोरी आकर यहां पर अधिकार कर लेता है बीच में, तो दिक्कत तो होगी ना। इस पृथ्वीराज को पता है ना कि यही बंदा आगे चलकर किस पर अधिकार करेगा। ये दिल्ली पर अटैक करे उससे पहले मैं इस पर अटैक कर देता हूं। इसीलिए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने अटैक किया था किस पर? गोरी। गोरी भटिंडा जीतता है, आपके काजी जियाउद्दीन को सौंपता है, और जब यहां से जाने लगता है ना, तब वो चंद्रबरदाई इस पृथ्वीराज चौहान को आकर कहता है कि महाराज मामला गड़बड़ है। अजमेर और दिल्ली के बीच में जो स्थान भटिंडा है ना, इस पर अधिकार कर लिया है एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है? गोरी। तो बोला चलो करो तैयारी युद्ध की। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर जाता है गोरी के खिलाफ, और इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा जाता है वो कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध। इस तराइन के प्रथम युद्ध में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के गवर्नर को बुलाया था। इसी के पास में थी दिल्ली, ये मान के चलो आप कहीं ना कहीं। तो दिल्ली का एक गवर्नर था जिसका नाम था गोविंद राय। वो गोविंद राय भी इस तराइन के युद्ध में भाग लेने आता है, और गोविंद राय के भाले के एक ही वार से गोरी घायल हो गया था। और जैसे ही गोरी घायल हुआ, पूरी पूरी सेना वहां से भाग निकली और पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए। जैसे मेला मूवी है ना कि गुज्जर को गोली लग गई भागो, सारे भाग जाते। उसी प्रकार गोविंद राय के भाले के एक ही वार से कौन घायल हो गया था? गोरी। गोरी घायल हुआ, सेना बिखरी, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? विजय। विजय होकर वापस अपने महल में। उधर से वापस गोरी प्लानिंग करता है, और वो जो एक नाम बताया ना गोविंद राय, ये याद रखना है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को जिसने घायल किया था उसका नाम है गोविंद राय। और जब वापस गोरी आएगा ना दूसरे युद्ध में, तो गोरी इसे ढूंढकर इसके दांत तोड़ देगा। कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, तराइन के दूसरे युद्ध में टूटे हुए दांतों से निम्न में से किसकी पहचान की गई थी? युद्ध जब समाप्त हो गया था ना तराइन का दूसरा, तब गोरी ने कहा था ऐसे बंदे की लाश ढूंढो जिसके दांत टूटे हुए हैं, तो वो गोविंद राय था। तो वजह आपके सामने है, और बस अब वो दो बातें आप लिख लो। दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय के भाले के एक वार से गोरी घायल हो गया।
बस पृथ्वीराज चौहान की यही गलती थी कि गोरी जब घायल हुआ था ना, तो इसको जिंदा छोड़ दिया था। तो इसका मतलब यह है कि यहां पृथ्वीराज से गलती हुई कि उन्होंने गोरी को जिंदा छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ते तो दिल्ली की सत्ता पर वो कभी स्थापित नहीं हो पाते। दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं ना आप, गोरी, गोरी का गुलाम ऐबक। ऐबक ने सबसे पहले जिस वंश की स्थापना की वो दिल्ली में है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में आया था सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में आया था लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। उस पर अटैक करता है फरगने नामक स्थान से निकला हुआ एक बंदा जिसका नाम है बाबर। वही है जी, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। तो दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय के भाले के एक वार से गोरी घायल हो गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? विजय हुए। बस उतार लीजिए। हाँ, फिर भी फिल्म रिलीज हो, नहीं मैं तो, एक फिल्म तो रिलीज होनी थी। उस बंदे ने कितने पैसे भी तो लगाए ना। पढ़ना है अच्छे से। थोड़ा ध्यान रखना है इसका। हम्म। चलो जो भी हुआ। हाँ बिल्कुल, अजय कुमार ये बड़ी अच्छी बात कही। सांप होता है ना, सांप, नाग, उसको फन पर एक मारने पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो वापस उछल के सामने आएगा, इसलिए पूरा ही मार देना चाहिए। ये यहां यदि पृथ्वीराज ऐसा कर देता ना गोरी, तो अलग इतिहास पढ़ते हम। हमारे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे अवसर आए थे जब राजस्थान के बंदे को दिल्ली में सत्ता हासिल करने का अवसर मिला। सर, राजस्थान में युद्धों की भूमि किसे कहते? देखो रोहित कुमार,
भारत में युद्धों की भूमि कहा जाता है हरियाणा को, राजस्थान में युद्धों की भूमि कहा जाता है भरतपुर को। करो, इसे याद करो। लिख लिया? चलो हेडिंग डालो, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन कहां है? करनाल, हरियाणा। किनके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज वर्सेस गोरी। और इसमें कौन विजय हुआ? गोरी। उसमें कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज। यहां पर भी क्या क्या कहानी है वो हम पूरी चर्चा करते हैं। हाँ, मालदीव को, बिल्कुल मालदीव को मौका मिला था राजस्थान के इतिहास बदलने को, मतलब भारत का इतिहास बदलने का मौका मिला था, लेकिन बदल नहीं पाए। 1544 की बात है ये, जब गिरीशमेल के युद्ध में। फिर इसके बारे में जो कहानी है वो क्या क्या है, जैसे आप पढ़ते भी हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज गलती से उस घोड़े पर सवार होकर आए जो नाचने में निपुण हुआ करता था, जिसका नाम है नाट्यरंभा। घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। इस युद्ध के अंदर इसका सेनापति है, उसका नाम है चामुंड राय। इस युद्ध के अंदर यह भी है कि युद्ध होने से पहले गोरी ने एक बंदे को यहां पर भेजा था दूत बनाकर। किवाम उल मुल्क मुल्तानी, इस दूत को भेजा और कहा जाकर पृथ्वीराज से कहो या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर युद्ध कर ले। तब पृथ्वीराज ने इसे कहा था चलो युद्ध ही कर लेते हैं, इसीलिए युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो युद्ध होने से पहले गोरी द्वारा भेजा गया दूत। लिखो, अगली लाइन से लिखो। गोरी द्वारा भेजा गया दूत। गोरी ने एक दूत को भेजा था कि आप जाओ और किवाम उल मुल्क मुल्तानी, किवाम उल मुल्क मुल्तानी लिखिए। बता सकते हैं तराइन के इस दूसरे युद्ध में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था पृथ्वीराज चौहान की ओर से? आदमी राणा सांगा कट्ट 1192 की बात चले। नहीं आएगा जी, आपके दिमाग में नहीं आएगा। समर सिंह। कौन है वो? समर सिंह। ये लिख लिया? दूध भेजा? लिखो, इसके अंदर मेवाड़ से कौन आया था? यही लिखना है, जस्ट इसके इसी के नीचे मेवाड़ से, याद रखिएगा,
समर सिंह। दिल्ली का गवर्नर कौन था? गोविंद राय। इसमें सेनापति कौन था? चामुंड राय। पृथ्वीराज का घोड़ा कौन सा? नाट्यरंभा। याद रखिएगा। और अंत में आपको लिखना है कि घोरी के सैनिकों ने सिरसा नामक स्थान, जो कि हरियाणा में है, सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज की हत्या कर दी। एक स्टोरी यहां समाप्त होती है, इस युद्ध की, हत्या कर दी। एक स्टोरी चंद बरदाई के अनुसार अब शुरू होगी इस युद्ध की, कि इस युद्ध के तहत पृथ्वीराज को कैद कर लेता है घोरी और अपने साथ कहां लेकर चलता है? गजनी। गजनी ले जाकर आंखें फोड़ देता है। फिर वहां पर वो 2 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान, मच चुके चौहान, वो सारा कुछ आपको लिखाएंगे, लेकिन वो कल। एक बार ये यहीं तक है, ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर कह देता हूं, एक टॉपिक जो परिवहन है ना, वो नवीनतम जिलों के तहत जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप खुद समझते हैं कि परिवहन यानी कि नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और इन नए नए एक्सप्रेसों के माध्यम से जो नए जिले जोड़े जा रहे हैं, उनके संदर्भ में बस जैसे ही डाटा आ जाएंगे साइट पर, वैसे ही मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो परिवहन के टॉपिक को लेकर बिल्कुल आप चिंता नहीं करें।